महायुति में सीटों को लेकर खींचतान, टूट सकता है 25 साल पुराना गठबंधन। सूत्रों के हवाले से आई है खबर। गरबे आयोजन को लेकर धर्म की राजनीति शुरू। पहले मध्य प्रदेश की भाजपा विधायक उषा ठाकुर और अब बीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष व विधायक आशीष शेलार ने किया शाहरुख की बंगले की शिकायत। बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे से की गई है शिकायत और पत्र में कहा गया है कि शाहरुख के बंगले के आसपास का जो माहौल सही नहीं है। और आज 14 सितंबर हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने प्रस्ताव के रूप में पारित किया था हिंदी। एनसीपी विधायक पर रेप का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ बोरीवली पुलिस में एक महिला ने शिकायत कराई दर्ज। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल एक बार फिर से शुरू हो गई है, तेज हो गई है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में शिवसेना और भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनाव तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में तनातनी की स्थिति बरकरार हो गई है। तो एक लंबा रिश्ता रहा है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। गठबंधन की राजनीति करती रही है, सरकार भी बनी थी इनकी। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक अलग तस्वीर महाराष्ट्र में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में गठबंधन के मुद्दे पर तालमेल होता नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के दरमियान तनाव फैल गया है, क्योंकि दोनों का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और दोनों को लग रहा है कि वो अपने बलबूते भी चुनाव जीत सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना गठबंधन का रिश्ता है उसके बाद कहीं ना कहीं से रिश्ते में खटास आ रही है बंटवारा सीटों को लेकर। और इस बारे में और भी ताज़ा जानकारी के चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा के साथ। संजय, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सीटों का जो बंटवारा है वो बहुत ज़्यादा तनाव दे रहा है, दोनों पार्टियों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस सारी घटनाक्रम को? अवनिंद्र, आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार में अपनी सरकार बनाने के सपने दोनों पार्टियां देख रही थी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, अपने आप में महायुति कहलाई जाती हैं। और खास करके 25 साल पुराना ये रिश्ता है जो अब कहीं ना कहीं खटास इसमें पड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ गत लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मोदी साहब को देश की जनता ने स्वीकारा है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं से बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र के कुल 288 सीटों में से 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जो कहीं ना कहीं शिवसेना को नागवार गुजर रही है। आपको अवनिंद्र बताना चाहेंगे कि साल 2009 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 119 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ 169 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार उतारे गए थे। और उसके बाद देखा जाए तो सत्ता में अघाड़ी सरकार आने के बाद जो मुख्य विरोधी पक्ष की भूमिका होती है उसका पूरा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, सीटों का बंटवारा तो अब तक नहीं हो पाया है अवनिंद्र, लेकिन मुख्यमंत्री किसका होगा इस पर विशेष चर्चा जारी है और यह मामला लगातार विवादित होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वे कहते हैं कि यदि हमें जनता ये जिम्मेदारी देगी तो इस जिम्मेदारी से हम नहीं भागेंगे। यानी हम बात आपकी मानेंगे लेकिन खूंटा भैंस जो है उस खूंटे पे ही गाड़ेंगे जहां उसे गाड़ने का हमने सपना सजोया है। तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ खड़से साहब का बयान आ रहा है कि यह कोई नाराजगी नहीं है, यह एक बहस है और इस बहस का जो पैमाना है वह अंतिम छोर तक जा पहुंचा है। अभी निर्णायक भूमिका होनी बाकी है, लेकिन कुल मिला के
288 सीटों में से कितनी सीटें शिवसेना के पाले में जाएंगी, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के सीटों में जाएंगी, और अपनी तीसरी सहयोगी दल जो महायुति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके सर्वे सर्वा कहे जाते हैं रामदास अठवले, इनके लिए अपने कितने सीटों की कुर्बानी दोनों पार्टियों को देनी होगी, यह तय होना अभी दूर है। लेकिन एक तरफ से यह तो तय हो चुका है कि विधानसभा की जो चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को शिवसेना के ऊपर समझ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से शिवसेना का वर्चस्व रहा है, उसको बरकरार रखते हुए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अब खुद सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का। और जाहिर सी बात है कि युति का जब करारनामा हुआ था, युति का जब गठबंधन हुआ था, शिवसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जब गठबंधन हुआ था, तो उस दौरान जो एग्रीमेंट किया गया था दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं शिवसेना ये अपनी जगह पर बैठी है अडिग तौर से कि मुख्यमंत्री उसका होगा। तो कुल मिलाकर अवनिंद्र, यही हाल कांग्रेस और एनसीपी अघाड़ी का भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर मानो उनके भीतर नूरा कुश्ती सी मची हुई है, लेकिन निर्णय अब तक आना बाकी है। ऐसे में यह विवादित बयान जो सामने आया है कि यदि सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उस सपने को वह भूल जाए और जो 119 सीटें उसे गत विधानसभा चुनाव में दी गई थी, उसी सीटों पर संतोष करते हुए अपने उम्मीदवारों को वह उतारे। लेकिन अभी इस पर अंतत्वागत्वा जो निर्णय आना है वह अभी बाकी है। संजय, लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से शिवसेना की भूमिका हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई कहीं से बिल्कुल कमजोर नहीं समझ रहा है एक दूसरे को, कहीं ना कहीं से एक दूसरे को टक्कर देने की बात आ रही है। सामने में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, संपादकीय आ रहा है कि अगर इस तरह का सब कुछ रहा तो हम तलाक की स्थिति भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि हर कोई आत्मविश्वास में डूब गया है? और अगर आज की तारीख में प्रमोद महाजन होते, युति की सहयोगी एक बड़ी पार्टी कही जाती है शिवसेना, जिसका आधार काफी बड़ा है महाराष्ट्र में, यही कारण है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख छोड़ना नहीं चाहते वह उन तमाम सीटों को। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से चाहती है कि 144 सीटें उसे दी जाए। लेकिन कुल अब इन दोनों पार्टियों के बीच में जो विवाद चल रहा है, यह मामला लगातार खटाई में पड़ता जा रहा है। तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पार्टी का जो गठबंधन है वह टूट सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यह मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो गठबंधन है, जो युति है, वह बरकरार रहेगी और मुख्यमंत्री उसका होगा जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा संजय कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहें कि एक जमाने में ठाकरे परिवार का नारा हुआ करता था कि हम सिर्फ शासन संभालेंगे, कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा कि संजय राउत जो प्रवक्ता है, शिवसेना के एमपी भी हैं, उन्होंने कहा था कि उद्धव साहब को महाराष्ट्र की जनता, खासकर शिवसैनिक, चाहते हैं कि वो सीएम बने। उसके बाद एक बयान आया था कि ऐसी कोई बात नहीं है उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन फिर उद्धव साहब कह रहे हैं कि हमें एक मौका मिलेगा तो हम अपना रोल अदा करेंगे। तो आप इस घटनाक्रम को इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिवंगत नेता शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना का जो एक बीज लगाया था, वह बीज अब विशालकाय वृक्ष का रूप ले चुका है। और अब महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए थे अवनिंद्र, उसमें बड़ी संख्या में युति के पाले में जो सीटें आई थी, उसको देखते हुए शिवसेना का ये साफ तौर पर कहना है कि जब नरेंद्र मोदी साहब का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आया था तो हमने उसका समर्थन किया था। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसे किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह बंद जुबान में सब कुछ तो सुन रही है, लेकिन अभी तक कोई विवादास्पद बयान सामने से नहीं आया है। हालांकि शिवसेना पार्टी का मुखपत्र सामना कहा जाता है। जब भी कोई बातें अपने मुखारबिंद से कहना होता है तो ये पार्टी अपने इस मुखपत्र सामना का इस्तेमाल करती है। और शिवसेना के इस मुखपत्र सामना पर यदि गौर करें तो लगातार इन दिनों जो खबरें उसमें आ रही हैं, उसमें बड़े पैमाने पर जो शिवसैनिक है वह शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है, जो 144 सीटों की मांग कर रही है, देखना दिलचस्प ये होगा कि कुल कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरते हैं। उसके बाद जो चुनावी नतीजा आएगा अवनिंद्र, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता शुरुआती दौर से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन अब एक बात साफ हो गई है कि शिवसेना किसी भी तरह
अपना जो स्टैंड है वह पीछे लेने को तैयार नहीं है। वह किसी भी सूरत में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को सामने देखना चाहती है। तो ये विवाद लगातार अब बढ़ता जा रहा है। संजय, ऐसे में गठबंधन यदि टूट जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बहुत अहम सवाल है कि गठबंधन टूट भी सकता है, लेकिन 25 सालों का रिश्ता अगर टूटता है संजय, जिसकी संभावना अब तक बरकरार है, तो विपक्षियों को कितना फायदा होगा? देखिए, यदि यह गठबंधन यदि टूटता है, पहली बात तो ये कहना मुश्किल है कि यह गठबंधन टूटे, चूंकि अमूमन देखा जाता है हर चुनाव के दौरान पार्टी के अंतर कलह, पार्टी के अंदर जो द्वेष होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो लोगों की जो चीजें होती है वह सामने देखने को मिलती है विरोधात्मक स्वरूप में। लेकिन अंतत्वागत्वा जब आखिर में अधिसूचना जब नॉमिनेशन जब भरने की पारी आती है, सीटों के बंटवारे का जब ऐलान होता है, तो वह मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। इसी तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं से चले जाएगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति दिखाई दे रही है, आपका सवाल जिस प्रकार से था अवनिंद्र कि यदि यह गठबंधन टूटता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी खुशी सबसे ज्यादा यदि किसी को होगी तो वह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होगी। चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी यही सपना है, सपना हर कोई देख रहा है, लेकिन किसके सपने कितने साकार होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंत में आपसे जानना चाहेगा संजय कि आजकल जिस तरह से दबाव की राजनीति बन रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, या फिर आरपीआई हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, आरपीआई भी कह रही है कि हमें 2 संख्या में सीटों का आंकड़ा चाहिए। तो कुल मिला के ये जो दबाव की स्थिति हम देख रहे हैं सीटों को लेकर, आम आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है ना? देखिए, इस जो ये लड़ाई है, जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखी जा रही है, इसके अंदर महायुति में जहां भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो रामदास आठवले साहब भी तल्ख तेवर अख्तियार करते हुए कुछ दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए साफ तौर पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि जरूरत पड़ी तो हम यह गठबंधन तोड़ देंगे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ी दिखाई दे रही है आरपीआई, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन बात फिर भी आरपीआई पिछड़े समाज का है, पिछड़े वर्ग का है, और पिछड़े वर्ग का वोट भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि सबसे पहले सीटों के बंटवारे के तहत भारतीय जनता पार्टी के पाले में कुल कितनी सीटें आती हैं, और क्या शिवसेना इस बलिदानी के लिए, इस कुर्बानी के लिए तैयार रहती है। चूंकि अब तक जो बयान आ रहे हैं सामने वह काफी तल्ख है। शिवसेना कदापि नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में अपने मन मुताबिक सरकार, उन्होंने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का नाम सामने किया, शिवसेना ने समर्थन दिया, लेकिन महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री बनाने की पारी आएगी तो वह शिवसेना का होगा और जिसे भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना होगा। आज एक बात और मैं साफ कर दूं आपको अवनिंद्र कि जो पार्टी के कद्दावर नेता, शीर्ष नेता कहे जाते थे, वह कहीं ना कहीं आज उनकी अनुपस्थिति भी कहीं ना कहीं इस चीज का कारण बनता दिखाई दे रहा है। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे आज यदि होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और खास करके भारतीय जनता पार्टी में चाहे वह गोपीनाथ मुंडे हो, चाहे वह स्वर्गीय प्रमोद महाजन साहब हो, इन लोगों ने जिस प्रकार से इस पार्टी को एक बागबान के तरीके से सींचा था, वह अब कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अंतर कलह का जो तस्वीर है वह प्रबल है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि यह विवाद आगे चलकर क्या सुलझ पाता है या फिर उलझकर गठबंधन तोड़ने की कगार पर पहुंच जाता है। वाकई ये बहुत अहम सवाल है संजय। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे विवाद को देखा जाए, सीटों के बंटवारे की बात की जाए, तो अभी यही कहा जा सकता है कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आज़ादी के बाद से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा बनने के बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पेश है हिंदी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अभिव्यक्ति के कई माध्यम हैं, उनमें संवाद, मुद्रा और स्पर्श ये माध्यम ज्यादा असरदार हैं, जिनके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस संवाद के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। भारत में कई भाषाएं हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा का प्रयोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। आ, 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 हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है। भारत में लोग ज्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं।
आज हम इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हर साल 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस भारत में मनाया जाता है। यह दिवस हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़े सम्मान का दिन है। भारत में 3/4 लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। जिस भाषा ने भारत को स्वतंत्र होने में अहम भूमिका निभाई, स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी जैसे बड़े हस्ती अक्सर हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। हिंदी भाषा हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका देती है, लेकिन बदलते युग में हिंदी भाषा कहीं खो सी गई है। बदलते युग में नई पीढ़ी के साथ हिंदी की परिभाषा भी बदल सी गई है। बदलते युग में लोगों ने अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे रखा है और हिंदी छोड़ अब अंग्रेजी का अपने जीवन में ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। बच्चों की दुनिया में भी अंग्रेजी की होड़ लगी हुई है। विदेशी चलन को अपनाते अपनाते कहीं न कहीं हिंदी भाषा भारत से विलुप्त होती जा रही है। आज हिंदी भाषा दिवस पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो क्या हिंदी वाकई खतरे में है? इस पर कई सवाल बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने अभिनेता शाहरुख खान के बंगले में बने रैंप की शिकायत की है। बांद्रा स्थित शाहरुख के मन्नत बंगले में अभिनेता की वैनिटी बस खड़ी करने के लिए मंच जैसा 2 फुट ऊंचा रैंप बनाया गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष व विधायक आशीष शेलार ने इस मुद्दे पर बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे को पत्र लिखा है। शेलार के अनुसार शाहरुख के बंगले के बगल से जो 9.15 मीटर चौड़ी सीमेंट की सड़क माउंट मेरी की तरफ जाती है, उसकी चौड़ाई घटकर 6.25 मीटर रह गई है। आपको बता दें कि शाहरुख अपने व्यक्तिगत वाहनों को खड़ा करने के लिए जो रैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हाल ही में लव जिहाद और गरबा आयोजन पर विवादास्पद बयान देकर चर्चे में आए थे बीएचपी नेता प्रवीण तुगड़िया से हमारी खास बातचीत की गुजरात की टीम ने। आइए सुनते हैं ये खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता प्रवीण भाई तोगड़िया। आइए उनसे जानते हैं देश में मौजूदा जो हलचल चल रही है उसके बारे में। प्रवीण भाई, आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात आज आप दौरे पर हैं, क्या विशेष औचित्य था आज का? 1964 में जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, तो इस जन्माष्टमी 50 वर्ष पूर्ण हो गए। यह 50 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद का काम अलग अलग प्रकार से भारत में लगभग 2 लाख प्रकार की गतिविधियां हैं और भारत के बाहर दुनिया के सैकड़ों देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा हुआ है। तो फिर से हम एक संकल्प करोड़ों हिंदुओं को करवाने जा रहे हैं। संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समरस हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू। और यह संकल्प के साथ करोड़ लोग खड़े हो और यह देश में कोई हिंदू भूखा न रहे, शिक्षा विहीन न रहे, स्वास्थ्य विहीन न रहे, रोजगार नौकरी विहीन न रहे और कोई हिंदू असुरक्षित न बने और देश में कहीं छुआछूत बचे नहीं। वह संकल्प के साथ हम अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं।
साथ ही अगर देश के मौजूदा हालातों की बात करें तो इन दिनों एक काफ़ी चर्चित शब्द जो है लव जिहाद चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लव और जिहाद दोनों शब्द भिन्न हैं। जिहाद गैर मुस्लिमों के विरुद्ध किया जा रहा युद्ध है और प्यार है। दुर्भाग्य से कुछ इस्लाम के लोगों ने प्यार को जिहाद का एक वेपन बना दिया है। आप कहेंगे कि क्या किसी मुसलमान को अन्य मजहब की लड़की से प्यार करने का अधिकार नहीं है? जो सही अर्थ में कोई हुसैन सुमित्रा से प्यार करता तो हिंदुस्तान में एक नमूना बताओ, किसी हुसैन ने प्यार के कारण इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू बन गया है? ऐसा उदाहरण तो नहीं है। और देश में सिविल मैरिज की व्यवस्था है तो हिंदू लड़की से विवाह करने के बाद मुसलमान वो लड़की को हिंदू धर्म का पालन करने दे तब तो लगता है कि सम्मान करता है, पर सविता शाहबानू बन रही है तो लगता है ये प्यार नहीं है, यह जनसंख्या बढ़ाने की जिहाद है। और हमारी बहन बेटियों को मुगलों के समय में भी निशाना बनाया जाता था, आज बना रहा है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी किसी घटना का मुंहतोड़ उत्तर देगी और किसी भी परिवार की बहन बेटी पर हाथ डाला तो सभी जाति के हिंदू खड़े होकर हिंदू महापंचायत खड़ी करके हर जगह हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करेगी। गुजरात में अभी गरबा आने वाले हैं, इस दौरान चर्चा हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद जो है गरबा पंडाल में मुस्लिम युवकों को प्रवेश ना मिले, ऐसी कुछ योजना चला रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप कुछ? बिल्कुल सच है। हमारा सभी गरबा मंडली, गरबा उत्सव, पार्टी प्लॉट के आयोजकों को आह्वान है कि एक भी मुसलमान युवक को वहां प्रवेश न दिया जाए। कैसे ये सुनिश्चित करेंगे? युवकों का आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र देखा जाए। आप कहेंगे कि मुसलमानों को गरबा में आने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कहता है कि मुसलमानों को गरबा में पांव रखने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मक्का में जाने का हिंदुओं को अधिकार है? नहीं दिया है। तो गरबा या दुर्गा मैया अंबा माता की उपासना का स्थान है और दुर्गा मैया का मंदिर तोड़ने वाले मुसलमान को, गौमांस खाने वाले मुसलमान को दुर्गा माता के नजदीक पांव रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई मुसलमान गरबा के नजदीक भी न आए और इसलिए हर एक गरबा में युवकों की बजरंग दल की एक सुरक्षा टुकड़ी बनाई जाए और कोई आने का साहस करे तो उनकी स्वागत की भरपूर व्यवस्था की जाए। एक तरफ लव जिहाद को लेकर आप लोग काफ़ी तैयारी करें, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कल बताया कि लव जिहाद जैसा शब्द से वो अनभिज्ञ हैं, उनकी जानकारी में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा उनको कोई सूत्रों ने बताया नहीं। इस पर आपका क्या? मैं राजनाथ सिंह का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, इसलिए राजनाथ सिंह को पूछो। मुझे जो कहना था मैं कह दिया। धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ कहना था कि लव जिहाद से निपटने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर करने में जुट चुका है और आने वाले दिनों में अगर ये जो तथाकथित लव जिहाद जिस तरीके से चल रहा है खत्म नहीं हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन नीरव राज्यगुरु के साथ मनोज शर्मा, चैनल 1 राजकोट। अगले महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और हाल ही में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने आगामी विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान किया है। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। ठीक 5 महीनों पहले पूरा देश लोकसभा चुनाव के रंग में रंग चुका था और अब बारी है अगले महीने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में रंग जाने की। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म होने जा रहा है और महाराष्ट्र के लिए 20 सितंबर को
नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में मतदान की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। मतगणना की तिथि 19 अक्टूबर ये होगी। साथ ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर होगी और नाम वापस लेने की तारीख 1 अक्टूबर होगी। महाराष्ट्र आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। मजे की बात तो यह है कि इस ऐलान के बाद राजनीतिक दलों में हलचलें शुरू हो चुकी हैं। दल बदली तो पहले से ही शुरू है, मगर अब उसमें तेजी आनी शुरू हो गई है और अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।